हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन टॉपिक में ही हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z डू द फंक्शन w डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन सीजेस टू बी एनालिटिक। हमें z की वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसके लिए w फंक्शन जो कि नीचे डिफाइन किया गया है वो एनालिटिक नहीं है। सीजेस टू बी एनालिटिक मतलब कहाँ एनालिटिक नहीं है, z की कौन सी वैल्यू के लिए w एनालिटिक नहीं है। तो देखिए w एनालिटिक होने का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक होने का मतलब, एनालिटिक की डेफिनेशन से क्या था कि फंक्शन का अगर उस पॉइंट पर और उसके नेबरहुड में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन एनालिटिक होता है उस पॉइंट पर, राइट। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताओ या फिर z की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए w एनालिटिक नहीं है। मतलब z की वो वैल्यू जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर z की उस वैल्यू के लिए w का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, w डिफरेंशिएबल नहीं है, w का अवकलन एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे जब अवकलन ही नहीं एग्जिस्ट करता तो फंक्शन एनालिटिक कैसे हो सकता है। मतलब हम z की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जहाँ w फंक्शन का डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है w इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सीधे सीधे w z की फॉर्म में दे रखा है। हमें dw बाई डी जेड डिफ्रेंशिएशन करना है w का z के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। और ये देखना है कि ये डिफ्रेंशिएशन, ये जो अवकलन है ये z के कौन से मान के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो सीधे सीधे w z का फंक्शन है, सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, 1 माइनस जेड, 1 प्लस जेड का होगा 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस जेड एज इट इज़, 1 माइनस जेड का होगा 0 माइनस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस जेड, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ z से z कैंसिल हो गया तो ये बन रहा है 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये w का डिफ्रेंशिएशन है z के विद रिस्पेक्ट, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, z के कौन से मान के लिए। देखो अगर z बराबर 1 हो जाए, z इज इक्वल्स टू 1, तो 2 अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो डी डब्ल्यू बाई डी जेड है ये डज नॉट एग्जिस्ट इफ z इक्वल्स टू 1। अगर z इक्वल 1 हो गया तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि z का वो मान जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो z बराबर 1 है। z बराबर 1 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता, ठीक है। सो हेंस एट z इक्वल्स टू 1 w इज इक्वल्स टू 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड इज नॉट एनालिटिक। z इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन था, हमें z की वो वैल्यूज़ बतानी थी जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में फंक्शन जो है वो ऐसे दे रखा है, z इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस वी माइनस कोस यू प्लस आयोटा साइन यू, और साथ में लिख रखा है w इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा v। और क्वेश्चन वही सेम है, z का वो मान या z की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए w एनालिटिक नहीं है। मतलब हमें dw बाई डी जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो ये हमें जनरली जिस फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं ना, ये उससे थोड़ा अलग या फिर कह लो अपोजिट दिया है हमें। देखिए जनरली क्या होता है, हमें ऐसे दिया हुआ होता है w इज़ अ फंक्शन ऑफ z और z इज इक्वल्स टू होता है x प्लस आयोटा y, ठीक है। और हमें अगर dw बाई डी जेड निकालना हो या फिर कह लो f डैश z निकालना हो या फिर कह लो
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि इट विल बी इक्वल्स टू डेल एफ बाय डेल एक्स या फिर डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, यानी कि डी डब्ल्यू बाय डी जेड इक्वल होता है डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स के। डब्ल्यू जेड का फंक्शन है, डब्ल्यू का जेड के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, डब्ल्यू का एक्स के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। और एक्स क्या है, जेड में जो रियल वेरिएबल है वो एक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखो इसे देखो ध्यान से, हमें इस तरीके से कुछ दे रखा है, z इज अ फंक्शन ऑफ w। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ w का फंक्शन कहाँ है, u और v का है, लेकिन u और v का फंक्शन w है ना, तो इनडायरेक्टली w का फंक्शन हो गया। और w इक्वल दे रखा है हमें u प्लस आयोटा v। तो देखो इस सिचुएशन से ये वाली सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट जैसी हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू जेड का फंक्शन दिया होता है और हमें जेड डब्ल्यू का फंक्शन दे रखा है। z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई होता है और w इक्वल यू प्लस आयोटा v है। तो अगर हम यहाँ से डी जेड बाई डी डब्ल्यू निकालें, डी जेड बाई डी डब्ल्यू, तो इसी तरह से सेम इसी प्रोसीजर को अगर फॉलो करते हैं तो ये इक्वल्स टू क्या होगा, डेल जेड बाय डेल यू के। पार्शियल डिफरेंशिएशन z का किसके विद रिस्पेक्ट, रियल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट, रियल वेरिएबल u है तो u के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम यहाँ पे डी जेड बाई, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, तो हम डी जेड बाय डी डब्ल्यू निकालेंगे, तो ये इक्वल होगा डेल जेड बाय डेल यू के, ठीक है। तो ये जो z है हमारा, इसको u के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो e की पावर माइनस वी एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो कोस u का माइनस साइन u होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन u प्लस आयोटा साइन u का कोस u, ठीक है। तो ये हमारा डी जेड बाई डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, ओके। अब हमें तो क्वेश्चन तो वही पूछा था ना कि डब्ल्यू जेड की कौन सी वैल्यू के लिए एनालिटिक नहीं है, तो हमें एक तो इसको डी डब्ल्यू बाई डी जेड लिखना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा लिखना है, ठीक है। दूसरा ये हमें जेड की फॉर्म में चाहिए, यू और वी की वैल्यू थोड़ी पूछिए हमसे तो जेड की वैल्यू पूछिए कि जेड की कौन सी वैल्यू के लिए डब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमें इसे चेंज करना होगा z की फॉर्म में और साथ में इसे हम डी डब्ल्यू बाई डी जेड में चेंज करेंगे। तो अगर हम कंपैरिजन करें इस वैल्यू का z की वैल्यू के साथ, तो देखो z की वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस वी माइनस कोस u प्लस आयोटा साइन u, और यहाँ पे हमारे पास e रेज टू पावर माइनस वी तो है, साइन u के साथ आयोटा नहीं है, यहाँ पे आयोटा साइन u के साथ है, ठीक है। तो हमें इसे z में चेंज करना है, तो हम ऐसा करते हैं आयोटा से इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो e की पावर माइनस वी अपॉन आयोटा रहने दो, ऊपर वाले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा कोस u से जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का कोस u प्लस आयोटा साइन u, ठीक है। तो ये जो है ये z की वैल्यू है, मतलब ये z की फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये बन रहा है z अपॉन आयोटा, ठीक है। तो ये डी जेड बाई डी डब्ल्यू की वैल्यू है, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू क्या होगी, डी डब्ल्यू बाय डी जेड क्या होगा, आयोटा अपॉन जेड, ठीक है। और ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब z बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब z 0 होगा तो आयोटा अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये जो वैल्यू है डज नॉट एग्जिस्ट इफ z इक्वल 0। तो जब z बराबर 0 है तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है, हेंस w इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में z इक्वल था साइन हाइपरबोलिक u कोस v प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक u साइन v, ठीक है, और w इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। तो ये सेम सिचुएशन बन रही है जो सेकंड पार्ट में बन रही थी। तो यहाँ पे भी हम dz बाय dw कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वल होगा डेल z बाय डेल u के। तो हम z को u के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक u का डिफरेंशिएशन होगा कोस हाइपरबोलिक u कोस v एज इट इज़ प्लस कोस हाइपरबोलिक u का होगा साइन हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u साइन v एज इट इज़, ठीक है। तो ये dz बाई dw की वैल्यू आ गई, लेकिन एक तो हमें dw बाई dz की वैल्यू निकालनी थी और दूसरा हमें इसे z की फॉर्म में चेंज करना था। तो हमें देखना है कि ये z की फॉर्म में कैसे चेंज हो सकता है। तो ऐसा करो, ये जो dz बाई dw है इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u कोस स्क्वायर v। इस टर्म का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u साइन स्क्वायर v, और एक टर्म आएगी 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक u कोस हाइपरबोलिक u साइन v कोस v, ठीक है। अब एक काम और करो, z स्क्वायर कैलकुलेट करो। हमें एनी हाउ dw बाई dz की वैल्यू z की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो भी तरीका आपको समझ आए आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो z स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u कोस स्क्वायर v। इस टर्म का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u साइन स्क्वायर v और प्लस 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक u कोस हाइपरबोलिक u साइन v कोस v, ठीक है। अब देखो, अगर हम इन दोनों टर्म्स को माइनस कर दें आपस में तो ये जो 2 आयोटा वाली टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगी, ओके। और ये जो टर्म्स हैं इनमें कॉमन लेकर के और ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो करके देखते हैं हम, देखिए किस तरह से होगा। तो हम क्या करेंगे, dz बाई dw का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर करते हैं, ओके। इन दोनों टर्म्स को हम माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस कर रहे हैं इसलिए। तो मैं इनको लिख नहीं रही हूँ। इन दोनों में देखो, इन दोनों टर्म्स में कोस स्क्वायर v कॉमन आ रहा है, तो हमने कोस स्क्वायर v कॉमन लिया, बचेगा क्या, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ठीक है, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ठीक है, और ये 1 होता है। इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन स्क्वायर v नहीं, देखो ये माइनस वाला टर्म है और यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अपन साइन स्क्वायर v कॉमन लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर v कॉमन लो तो क्या बचेगा, माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u 1 होता है। ये सेम रिजल्ट है यहाँ पे, तो ये 1 होता है तो इसको हम रख देंगे 1। तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v, और हमें पता है ये भी 1 होता है तो ये इक्वल आ गया 1 के। तो देखिए dz बाय dw स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल आ गया 1। तो dz बाय dw इक्वल आएगा प्लस माइनस √1 प्लस z स्क्वायर। तो ये जो dz बाई dw की वैल्यू है ये z की फॉर्म में चेंज हो गई। बस अब हमें इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा लिखना है, क्योंकि हमें तो वैल्यू dw बाई dz की चाहिए थी। तो ये होगा प्लस माइनस 1/√1 प्लस z स्क्वायर,
और ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब ये डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू कब ज़ीरो होगी, जब जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जेड इक्वल प्लस माइनस आयोटा होगा। तो z इक्वल प्लस माइनस आयोटा रखोगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 - 1 0 और समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट बनेगा। तो ये जो है डज नॉट एग्जिस्ट इफ z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, यानी कि z इक्वल प्लस माइनस आयोटा। तो z की वो वैल्यूज प्लस एंड माइनस आयोटा है जिसके लिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। Hence, W is not analytic at z equals to plus minus iota। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ phi and psi are analytic functions of x and y satisfying Laplace equation। phi और psi दोनों x और y के फंक्शंस है और एनालिटिक है दोनों और Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। शो दैट s प्लस आयोटा टी, ये जो फंक्शन बनेगा s प्लस आयोटा टी इज एनालिटिक। हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन s प्लस आयोटा टी एनालिटिक होगा वेयर s इस तरह से गिवन है और t इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। सोल्यूशन, फाई और साई दोनों हमें एनालिटिक फंक्शन दे रखे हैं और साथ में ये दे रखा है कि दोनों लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सिंस फाई एंड साई satisfies Laplace equation। तो Laplace इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, del 2 phi by del x2 प्लस del 2 phi by del y2 इक्वल 0, del 2 psi by del x2 del 2 psi by del y2 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये फाई के लिए लैप्लेस इक्वेशन, ये साई के लिए लैप्लेस इक्वेशन। अब हमें s प्लस आयोटा टी फंक्शन जो है इसको एनालिटिक प्रूव करना है, इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन का रियल पार्ट s है, इमेजनरी पार्ट t है। ठीक है, तो एनालिटिक प्रूव करने के लिए हमें एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस फंक्शन के रियल और इमेजनरी पार्ट कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और दूसरा ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो रियल और इमेजनरी पार्ट के चारों पार्शियल डेरिवेटिव बनेंगे, यानी s का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के लिए, y के लिए, t का x के लिए और t का y के लिए, चारों पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस फंक्शंस बन जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि s प्लस आयोटा टी फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। जो सफिशिएंट कंडीशंस थी ना एनालिटिक फंक्शन के लिए, वहाँ से कह रही हूँ मैं ये। तो इस फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है। इस फंक्शन का रियल पार्ट s है, यानी कि u जो होता है ना हमारा वो यहाँ पे s है, और इमेजनरी पार्ट t है, v की जगह पे यहाँ पे t है। ठीक है, तो पहले तो हम ये दिखाएंगे कि s और t कोशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर बाद में हम ये शो करेंगे कि s और t के जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे वो कंटिन्यूस फंक्शंस बनेंगे x और y के। ठीक है, तो ये हमें s की वैल्यू दे रखी है और ये t की वैल्यू। कोशी-रीमान के लिए हमें पता है s का x के लिए, s का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। सिमिलरली t का x के लिए और t का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो हम चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो देखिए डेल s बाई डेल x क्या बनेगा, x के लिए s का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये s की वैल्यू है। x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा del 2 phi बाई del x del y माइनस del 2 psi बाई del x स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं s का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये बनेगा del 2 phi बाई del y2 माइनस del 2 psi बाई del x del y। ओके, सिमिलरली del t बाई del x भी निकाल लेते हैं और del t बाई del y भी निकाल लेंगे। तो देखिए ये t की वैल्यू है, x के लिए करेंगे तो क्या बनेगा del 2 phi बाई del x2 प्लस del 2 psi बाई del x del y। तो लिख देती हूँ मैं del 2 phi बाई del x2 प्लस del 2 psi बाई del x del y, और del t बाई del y क्या होगा del 2 phi बाई del x del y
प्लस del 2 psi बाय del y2। ठीक है, तो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए s और t के। ओके, अब देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं s और t। तो उसके लिए हमें डेल s बाय डेल x इक्वल प्रूव करना होगा डेल t बाय डेल y के। ठीक है, तो इक्वल प्रूव करने के लिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे फाई का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है x और y के लिए, इसमें भी फाई का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन है x और y के लिए। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसमें माइनस del 2 psi बाय del x2 है, यहाँ पे प्लस del 2 psi बाय del y2 है। तो हम एक जैसी बना लेते हैं इनको। ठीक है, या तो ये जो है इसे चेंज कर लो y की फॉर्म में, या फिर यहाँ पे इस y को x की फॉर्म में चेंज कर लो, और ये करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो है लेप्लेस इक्वेशन, इनकी हेल्प से। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में del 2 psi बाय del x2 प्लस del 2 psi बाय del y2 इक्वल 0 है। तो अगर मैं यहाँ से del 2 psi बाय del y2 की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगी, वो माइनस ऑफ del 2 psi बाय del y2 कितना आएगा, माइनस ऑफ del 2 psi बाय del x2। ठीक है, यहाँ पे रख दो, तो ये बनेगा del 2 phi बाय del x del y माइनस del 2 psi बाय del x2। ठीक है, तो अब देखो del s बाय del x एंड del t बाय del y दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो एक जो इक्वेशन थी कोशी रीमान इक्वेशंस में वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी के लिए क्या होता है, del s बाय del y शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ del t बाय del x। तो इन दोनों टर्म्स में देखो ये सेम है, दोनों में माइनस साइन तो होता ही है। ठीक है, यहाँ पे फाई का y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है 2 बार, यहाँ फाई का x के लिए है, तो सेम थिंग हम करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से del 2 phi बाय del y2 की वैल्यू आएगी माइनस del 2 phi बाय del x2। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, ये बनेगा माइनस del 2 phi बाय del y2 प्लस del 2 psi बाय del x del y। ओके, तो अब हमें क्लियर दिख रहा है कि del s बाय del x इक्वल है del t बाय del y के, और del s बाय del y इक्वल है अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, तो हियर del s बाय del x इक्वल del t बाय del y एंड del s बाय del y इक्वल माइनस ऑफ del t बाय del x। ठीक है, तो मतलब कि कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब दूसरी चीज़ देखो, हमें ये देखना होता है कि ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस बनने चाहिए। ओके, ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये किसकी फॉर्म में है, फाई और साई के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के फॉर्म में है। ओके, और फाई और साई हमें एनालिटिक फंक्शन दे रखे थे, और साथ में ये भी दे रखा था कि ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करती है, मतलब ये सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है। ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है मतलब del s बाय del x जो है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये यहीं से हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये कंटिन्यूस हैं, और s और t कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए s प्लस आयोटा t फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं हियर s एंड t satisfies Cauchy Riemann equations, and del s by del x, del s by del y, del t by del x and del t by del y, यानी कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स are continuous functions of x and y। ठीक है, तो जो सफिशिएंट कंडीशंस थी एनालिटिक फंक्शन के लिए, वहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो s प्लस आयोटा t is an analytic
फंक्शन, और यही हमें प्रूव करना था कि एस प्लस आयोटा टी फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये एनालिटिक फंक्शन जो टॉपिक है उस पे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।